हर रूप के हैं बैरूप क्या, सामने है क्या और पोशीदा क्या, सियासत, मैशत और माशरत, इक़्तिदार के अवानों की मनाफ़कत, सरे आम होंगे बेनकाब। देखते रहिए प्रोग्राम हकीकत है क्या, सिकंदर रहमान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है। प्रोग्राम हकीकत है क्या के साथ सिकंदर रहमान अपने मेहरबान मेज़बान शहजाद मलक उर्फ अल मारूफ मौला पेंडो, मशहूर कालम निगार, एक बार फिर मेरे साथ एक मरतबा का हमने प्रोग्राम किया था रिंग रोड के हवाले से, और इस्लामाबाद में जो सोसाइटी है उनके हवाले से बात की थी। आज फिर दोबारा उसको कंटिन्यू करते हुए कि आए दिन इन्वेस्टर के साथ, जो लालची लोग हैं हम जैसे, उनके साथ फ्रॉड होता रहता है, और इस तरह की कंपनियां एक नए रूप डाल कर आवाम के पास वही लोग आते हैं जो लोगों को लूटने में बड़ा महारत रखते हैं और नई जिद्दत के साथ आते हैं। उस पर बात होगी। हमारी 3-4 कंपनियां हैं जिनमें जनाब B4U है, NFT है, आलायात है, और इस तरह की बेशुमार सोसाइटियाँ हैं जिनका तस्करा करेंगे। तो मैं पहले तो मलिक साहब को अपने इस प्रोग्राम में ईद के तीसरे दिन आने पर खुशनुदीद कहता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आजकल के इस्लामाबाद में बिजी होते हैं, तो हमारे पास तशरीफ आए जनाब, आपकी मेहरबानी। और जो मैंने गुजारिशात भी पेश की हैं उसमें किसी पे एक बात करें, चलो फिर आगे निकलते हैं, बाकी बातें होती रहेंगी। बहुत शुक्रिया जी राजेश कदर साहब। आपका चैनल अदराक जो है वाकई अवाम को अदराक दे रहा है, वो फरासत दे रहा है। आपके मौजूआत ऐसे हैं कि यकीन जाने दिल दुखी हो जाता है। जो बातें आपने की यहाँ पे, वो क्लिक का फ्रॉड हुआ, फिर B4U था, और फिर अलयात जो अल मारूफ वायात कंपनी थी, उसने यहाँ पे लोगों को मैं समझता हूँ 1 अरब के लगभग चूना लगाया कश्मीरियों को। और फिर अभी ये NTF पता नहीं क्या ड्रामा नया हुआ है ये। और ये मैं समझता हूँ कि मीरपुर का मीडिया, जो हम मीडिया पर्सन हैं, इनकी बड़ी कोताही ये है कि जब ये फ्रॉडिये यहाँ आके डेरे लगाते हैं, ये चंद टकों के इश्तिहारात लेके उनके मामन बन जाते हैं, उनकी पूरी वारदात करवाते हैं। जब वारदात करके वो भाग जाते हैं तो फिर कहते हैं जी फलाना लुट गया, फलाना लुट गया। मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि वायात नामी कंपनी में कुछ साफी भी लुटे। और जनाबे अली, जिसमें मैं भी शामिल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्या मीरपुर इतनी कोई चरागाह है, इतने सादा लोग रहते हैं, कोई भी फ्रॉड होता है उसका आगाज मीरपुरियों से होता है। कोई प्लाट की 2 नंबरी निकलती है, वो मीरपुरी जनाब उसके अफेक्टिव मुतासरीन में होते हैं। और अभी ये जो जुआरी कंपनियां आई हैं, इन्होंने ये वारदातें की हैं, अफसोसनाक बातें हैं। लेकिन यह है कि मैं समझता हूँ कि जो हमारी इंतज़ामिया है आज़ाद कश्मीर की, और जो पाकिस्तान की हमारी इंतज़ामिया है, वहाँ की जो हमारी वज़ारत दाखिला है और FIA है, इन लोगों को चाहिए कि इन जवारियों को, इन फ्रॉडियों को आते ही दबोच लिया करें, ना कि बाद में फिर लोग आपकी तरह यहाँ पे अफसुर्दा बैठे हों, सामने निकल जाए और क्या कहते हैं उसको, उसकी लकीर को पीटते रहे। और अब से देख लें कि अरबों रुपए की ये फ्रॉड हुए हैं, और वो बंदे भाग गए, कोई दुबई, कोई कहाँ, ये पैसे अब मिलने की कोई इम्कान नहीं है, किसी सूरत नहीं मिलेंगे। अच्छा, इस तरह नहीं हो सकता मेरे साहब कि जब ये लोग यहाँ पे आके लोगों को अपना एक बड़े बड़े जनाब सेमिनार करवाते हैं, खाने वगैरह खिलाते हैं, लोगों हमारे दोस्त लेके आते हैं, कोई हमारे जनाब बिल्डर्स लेके आते हैं, कोई हमारे जनाब प्रॉपर्टी डीलर लेके आते हैं लोगों को ताल्लुक करवाने के लिए, क्यों नहीं इनको ये यहाँ पे रोक दिया जाता कि आप आज़ाद कश्मीर के लूटने के वाले लोगों से बच जाएं, और जो आपने ये सिस्टम बनाया हुआ है कि लूट के फिर आप भाग जाते हैं, और तो क्यों नहीं इसको रोका जा सकता? जो फ्रॉड स्टेज में जो फ्रॉड है ना सर, ये पूरी दुनिया में होता है, अमेरिका यूरोप में भी होता है, इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी होता है। लेकिन मीरपुरियों को मैं समझता हूँ कि कोई अल्लाह पाक ने इन पर कोई पता नहीं क्या कोई आजमाइश रखी हुई है कि हर फ्रॉड में लुटने वाला कोई ना कोई मीरपुरी ज़रूर होता है। और फिर ये यहाँ पे चंद वारदाती ऐसे हैं जो टाउट बनते हैं इन कंपनीज़ के, इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के आके, ये आके ना आपको मसाल के तौर पे फंसाने वाला कोई आपका दोस्त होगा जी, और उसने थोड़े से कमीशन के लिए, चंद टकों के लिए आपको फंसाया। आपने फिर मुझे बताया, मैंने अगले को बताया, अगले ने अगले को बताया, और फिर एक बंदा जो पहले को लेके आया था
वो उसने चंद टके कमा लिए और बाकी सारे बेचारे वो लुट गए। तो ये है कि ये अब चौथी पांचवी वारदात हुई है क्लिक एंड क्लिक के बाद। तो इसके बाद भी अगर आवाम में आगाही ना हो, आप जैसे चैनल जो है अदराक जो है वो फहम फरासत ना दे पाएँ या आवाम ना जागें, तो मैं समझता हूँ सारा कसूर हुकूमतों का भी नहीं है। आवाम को भी चाहिए अपनी जेब का ख्याल रखें, जेब कतरों से दूर होकर बैठें। अगर ये हर बार मैं चौथी दफ़ा भी मेरी जेब अगर कटती है तो इसमें मेरी नालायकी भी है कि एक दफ़ा मेरी मैं लूटा, दूसरी दफ़ा लूटा, चौथी दफ़ा भी मैं ही लूटा, तो मैं जागता क्यों नहीं हूँ? यानी ये भी एक बड़ा सवाल है। बाकी जो आप बात कर रहे थे कि हाउसिंग सोसाइटीज़ की और यानी ये जो फ्रॉड हुए हमारे मीरपुर में से, यानी एक तो मैं मीरपुर के लोगों को सर रावलपिंडी इस्लामाबाद का मौसम समझता हूँ। इस तरह के डीएचएज और जो बहरिया है और इस्लामाबाद में भी जो बड़े बिजनेसेस हैं वो सारे मीरपुर के और कश्मीर के लोगों के। आप सेंटरों से देख लें, यानी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर जो है वो एक कश्मीरी का है। इसी तरह और काफ़ी सारे जो हमारे यानी कमर्शियल जो वो इनके हैं हमारे कश्मीरियों के। तो ये इन्वेस्टर है वहाँ पे जाके, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए, वहाँ पे सीडीए और आरडीए को भी चाहिए कि जो बंदा बाहर से आके इन्वेस्ट कर रहा है उसके सरमाए को तहफ़्फ़ुज़ दें। और ना कि ये है कि कभी पुलिस वाला आके उनको तंग करे, कभी आके कोई टाउट उनको तंग करे, कभी ब्लैकमेलर कोई आ जाए और उनसे हिस्से बटोरे और आखिर में ये बेचारे ये सोचें कि मैं यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की थी वो बेच के फिर वापस यूके जाता हूँ, किसी यूरोप के मुल्क में रहता हूँ, यहाँ आने का अपने मुल्क में आने का कोई फ़ायदा ही नहीं है यहाँ पे। यानी हर बंदा वो शिकार समझता है इन्वेस्टर्स को। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत है। अच्छा, मैं अभी जो रिसेंटली जो है कि तकरीबन 1 अरब 44 करोड़ पॉइंट जो है फ्रॉड एनएफटी जो है उसने गरीब लोगों के जिन्होंने तमाम पूंजी इकट्ठी की और पता नहीं किस तरह वो डॉलर बना के उसमें इन्वेस्ट किए, तो फिर वो जो है लोगों के साथ फ्रॉड हो गया। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? ये बात वही है जो आपने पहले की थी, लेकिन कुछ जो हमें सीखना चाहिए इन चीज़ों से वो मैं सुनना चाहता हूँ आपसे, और अपने आवाम को ये बताएंगे। आप अगर गौर करेंगे ना तो ये जो फ्रॉडियों की चैन है इसमें वही लोग नजर आएंगे। पहले वो उसमें थे, बी फॉर यू में थे, क्लिक एंड क्लिक में थे, फिर वो बायात कंपनी में आए, फिर आगे किसी और नए ड्रामे में आ गए। ये बंदे की नेचर होती है, फ्रॉडियों की एक नेचर होती है या जुआरियों की नेचर होती है। जहाँ भी कोई इस तरह का फ्रॉड होता है ना वो आप उसका हिस्सा बनते हैं और फिर जनाब बाद में आके वो जस्टिफिकेशन देते हैं, उनकी तरफ से कस्में उठाते हैं फ्रॉडियों की तरफ से। अब मैं वायात कंपनी का मैं आपको बताऊं कि मैं तो हैरान था कि उनका हेड ऑफिस जो था वो डीएचए के अंदर था, जो यानी एक पाकिस्तान के सबसे सेफ जो जगह समझी जाती है, सबसे सेंसिटिव जो इलाके समझी जाते हैं उनको डीएचएस कहते हैं। उनके अंदर उन्होंने ये जाल लगाया हुआ था अलयात कंपनी ने, और फिर वहाँ पे वो भी अरबों लेके निकल गए। और अभी ये जो ताज़ा तरीन मामला है ये भी अभी वो कर रहे हैं क्योंकि प्लाटों के चक्कर में लोगों से थोड़े थोड़े पैसे ले रहे हैं, प्लाट आपको दे रहे हैं, पता नहीं वो क्या फ्रॉड है, क्या चल रहा यहाँ है। एक सवाल और भी उठता है सर, जब इस तरह का कोई बंदा आके यहाँ पे फ्रॉड शुरू करता है तो हमारी एजेंसीज का भी किरदार बनता है, रोल बनता है कि उनको एडवाइस देते हुए उनको कुछ वो उनकी रजिस्ट्रेशन करते हुए देखभाल लिया करें कि ये बंदा कौन है, कैसे आ रहा है। मिसाल के तौर पर आपको ये ऑफिस है 5 लाख रुपए का, आप 50 करोड़ रुपए का इसके भी आप पे कैसे बिजनेस कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते। आप 5 लाख का किसी से लोन ले सकते हैं, 10 का ले सकते हैं, चलो वो ना उनके दफ्तर होते हैं, ना उनके कोई एसेट्स होते हैं, ना कुछ, और जनाब आके वो लोगों को फांसते हैं। और ये फ्रॉड सारी दुनिया में भी होता है, लेकिन हमारी पाकिस्तानियों की शायद किस्मत ज़्यादा ख़राब है, ये हमेशा ये लूटते हैं। नहीं, मैं वो जो जहाँ से मालूम है जी जी उनकी शक्ल देखता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, क्या वो शक्ल मामला पर टूटता था। नुकसान तो जो होना था वो हो गया। जो बाकी बात ये है कि इस तरह के जो बरूकिये हैं जो अपने माँ बाप के नाम बेचते हैं, अपने दीन को बेचते हैं, इस्लाम की बातें करके लोगों को लूटते हैं और ये कहते हैं कि हम इस्लामिक जो है वो नजरिया रख के जाएँ और हम लोगों को जो है पाकिस्तान को सरसब्ज़ बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान के हर आवाम को जो है इसी तरह बराबर करें, बराबरी में वो गरीबों को बराबर करना चाहते हैं, हम गरीबों को बराबर करना चाहते हैं। एक जैसे वाला में यहाँ पे वो उस्ताद दामा ने कहा था कि गली गली में दीने हैं, और ये यानी एक क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड की कोई सज़ा नहीं है, आप देखें सज़ा भी नहीं है, और समाज इतना जवाल पजीर हो गया है कि हम फ्रॉड करके शर्मिंदा भी नहीं होते। हम अगर कोई करप्शन करते हैं तो वो फ़ख्र से बताते हैं यार फलाने एसएचओ ने इतना माल बना दिया है, तो बीवी ताना दे रही होती है दूसरे इंस्पेक्टर को, तो मैं तुम्हारे पास अभी मोटरसाइकिल ये कार है, उसने वो फलाने ब्यूरोक्रेट की इतनी दुबई में प्लाजे हो गए, ऑस्ट्रेलिया में जजीरे हो गए, तुमने क्या बनाया। वो फिर इस दौर में लगे रहते हैं कि जनाब हम ब्यूरोक्रेसी में आएंगे लूटने के लिए, हम सरकारी जॉब में जाएंगे लूटने के लिए, या हम किसी और गैंग में सिर्फ इसलिए शामिल होंगे
कि लूट में हमारा मुकाबला है कि राजा सिकंदर ने अगर 1 करोड़ लूटा है तो मैं 5 करोड़ लूटूंगा। यानी इस समाज की ये हालत हो गई है। और फिर ऐसे में मैं समझता हूँ अदराक जैसे चैनल जो है, मीडिया पर्सन जो लोग हैं, उनको उनको आगाही देनी बड़ी ज़रूरी है। ओवरऑल पाकिस्तान और कश्मीर के जो 90% लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं, तभी तो वो लुटते हैं, तभी तो वो शिकार होते हैं। लेकिन 5-7% लोगों ने यहाँ पे अन्नी मचाई हुई है। जी। जिनका घेरा तंग करना बड़ा ज़रूरी है बड़ा ज़रूरी कि वो लोग जब एंट्री डालते हैं उसको उसी वक्त जो है ना पकड़वा दिया जाए या खुद उनकी इंटरप्रेट की जाए ताकि आइंदा वो सादा लोग कश्मीरियों को ना लूटें। खसूसन बीरपियों को जो लूटा जाता है उनको एक मनसूबाबंदी होती है, एक ग्रुप निकलता है, उसमें 2-4 बंदे वहाँ दूसरे आ जाते हैं, इधर से आके एक ही नई टीम को आगे लाते हैं और लोगों को लूटते हैं। अब देखें ना, मैं एक बात कहूँगा सर, यानी जब भी फ्रॉड कोई होता है तब उसकी कोई ना कोई चैन जो है वो मीरपुर से मिलती है। फ्रॉड का आगाज मीरपुर से होता है, इस तरह के फ्रॉड का। ये ऐसे में अंदर एतमाद करते हैं। अंधविश्वास के साथ साथ इसमें एक बड़ी सवालिया निशानी ये भी है कि स्टेट की नाकामी, हमारे इदारों की नाकामी, हमारी पुलिस की नाकामी, हमारे डीसी साहब की नाकामी के साथ साथ हमारे मीडिया की नाकामी, हमारे क्राइम रिपोर्टर्स क्या कर रहे होते हैं, हमारे इन्वेस्टिगेटर्स क्या कर रहे होते हैं, हमारे एडिटर्स क्या कर रहे होते हैं, हमारा प्रेस क्लब क्या कर रहा होता है, मैं और आप क्या कर रहे होते हैं। जब इस तरह की स्टोरीज आती हैं क्यों उन पर मट्टी पड़ जाती है, क्यों पर्दा पड़ जाता है, क्यों हम हाईलाइट नहीं करते, क्यों हम लोगों को जगाते नहीं हैं। यानी अगर हम खुद इंतसाबी करें तो ये जो काली रात है, काली रात जो है, इसमें अगर रोशनी नहीं हो रही तो उसकी एक वजह ये भी है कि राजा सिकंदर अपने हिस्से का चिराग नहीं जला रहा, मैं अपने हिस्से का चिराग नहीं जला रहा, हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं पूरी कर रहे सर। और इसके बावजूद सर आखिर में मैं ये कहूँगा कि अपने पाकिस्तान और कश्मीर का मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। आपने जैसे शुरू में कहा कि आप अगर इन शहरों में जाएँ, मीरपुर में जाएँ, आप जितने भी हमारे ये साउथ के सिटीज़ हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में जाएँ, जो डेवलपमेंट हो रही है, जो रोड्स बन रही हैं, जैसी तरक्की हो रही है, कमाल की चीज़ें बन रही हैं। हम बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हैं और अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। हमारा मुस्तकबिल बहुत रोशन है। लेकिन हमारे सादा लोगों को लूटने वाले उन वारदातियों में शरीके वारदात हमारे अपने भी होते हैं। अच्छा, एक आपने रोडों की बात की तो मुझे फिर वो दोबारा जो मैंने इंटरव्यू में कहा था रिंग रोड जी, उसका बड़ा जनाब आप आपका वीर है उसके हवाले से उसके बारे में लोगों को बताएंगे उसमें क्या कुछ हो रहा है, कब तो उसकी जो है हो रही है इफ्तिताई तकरीर। वो भी सुना है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब ने कहा कि फलां डेट तक जो है इसका मैं इसी साल करना चाहती हूँ। इसके बारे में लोगों को बताएं जो हमारे कश्मीरी जिन्होंने वहाँ पे साइड पे जगह ले रखी है उनको वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनके साथ नया फ्रॉड क्या होगा, ये सारी इसमें सर ये यानी मैं तो चूँकि उस बीट पे काम कर रहा हूँ और यानी पिछले 4-5 सालों से रावलपिंडी रिंग रोड बीट पे काम कर रहा हूँ, तो ये यानी सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद का रोड है। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा किसको होना है, मीरपुर के लोगों को, क्योंकि मीरपुर के लोग वहाँ पे इन्वेस्टर हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, और पिंडी इस्लामाबाद में यानी कम से कम 2-3 मिलियन जो है कश्मीरी आबाद है। इनकी तादाद जो है एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 20 लाख से ज़्यादा बनती है इन दोनों शहरों में और सराउंडिंग में जो रहने वाले कश्मीरी हमारे लोग। तो यानी कुछ पार्टीशन से पहले गए, कोई माइग्रेट होकर गए, कोई अभी बिजनेस के लिए गए वहाँ पर। और पिंडी इस्लामाबाद को हम और मीरपुर को जुड़वा शहर कहते हैं। और ये जो यानी ये 3 शहर हैं, इस रिंग रोड के बनने से 1 घंटे की तो ट्रैवलिंग कम हो जाएगी। आप यहाँ से यानी मंदरा टोल प्लाजा से सीधे एयरपोर्ट 20 मिनट में पहुँचेंगे। आपको रवात या आगे फैज़ाबाद या सदर वाली साइड पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो हमारे बैरिस्टर साहब बाकी लोग कहते हैं मीरपुर में एयरपोर्ट बना दो या मीरपुर को हम पेरिस बना देंगे, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सर, कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि उनकी कोई ताबीर नहीं होती। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ये मीरपुर मिनी लंदन है। क्यों मिनी लंदन है भाई? लंदन की तारीख 1000 सालों पर मुहित है। जो ब्रिटेन है, जो बरतानिया है, उसकी उम्र 1000 साल से ज़्यादा है। उन लोगों की तहजीब याफ्ता सकाफ़त है। हमारी उम्र अभी 50 साल नहीं हुई, हमारा शहर अभी ये 50 साल का नहीं हो मीरपुर का। ये कैसे लंदन के मुकाबले में आ सकता है? ये कैसे पेरिस हो सकता है? यहाँ कैसे एयरपोर्ट बन सकता है? अगर एयरपोर्ट हम बनाएंगे तो उसको फंक्शनल कैसे रखेंगे? परवाज़ें यहाँ कहाँ से आएंगी? उसके अखराजात कहाँ से मीट होंगे? ये रकबा कौन देगा? जगह कौन देगा? रनवे कैसे बनेगा? बिल्डिंग कैसे बनेगी? बजट कहाँ से आएगा? हम शिरकीली की तरह बल्ले 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 कह देते हैं जनाब, एयरपोर्ट भी बन गया, पेरिस भी बन गया। तो इस पेरिस से हट के एक हकीकी बात यह है सर जी कि रिंग रोड आपको इस्लामाबाद के मज़ीद नज़दीक कर रहा है। और एक रोड जो है रावलपिंडी सियालकोट जो मोटरवे जो खारियाँ तक बन चुकी है, ये रोड जब ये यहाँ से गुजरेगी दीना से भी, बल्कि दीना और मंगला के दरमियान से गुजरेगी, तो ये सुहावा को और अपने दीना को और गुजर खान को और मंदरा को बाईपास करती है।
ये एक साइड पर रह जाएंगे, सीधी वहाँ पे जाके यानी रिंग रोड से मिलेगी। तो जब ये रोड कंप्लीट हो जाएगी, अगले 2-4 सालों में भी हो सकती है और अगले 10 सालों में तो लाजमी होगी। तो आप यानी इस्लामाबाद से सिर्फ 1 घंटे की डिस्टेंस पर रह जाएंगे। हम फासले कम करें कि ना कि फासले बढ़ाएं। और ब्रेस्टर साहब को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एयरपोर्ट को छोड़ें, इस रोड को बनाएं। हम अगर बड़े शहरों के नज़दीक हो जाएंगे तो हमें वही एयरपोर्ट हमारे अपने हो जाएंगे, वही उनकी फैसिलिटीज़ हमारी अपनी हो जाएंगी। ना कि एक हम अलग एक एयरपोर्ट बना के फिर इस इंतज़ार में बैठेंगे अब बजट की वजह से जनाब ये काम रुका पड़ा, वो रुका हुआ पड़ा, अब मेंटेन नहीं हो रहा, फंक्शनल नहीं हो रहा, प्रवासें नहीं आ रही, अब ये नहीं हो रहा। एक नई हम मुसीबत, एक नया खर्चा, एक नई टेंशन अपने लिए पाल लें। और मैं समझता हूँ अगर हमारे सियासतदान और मीडिया इन हालात से मुकम्मल आगाही नहीं देता राजा साहब, अगर इसका पस मंज़र नहीं बताता, बैकग्राउंड नहीं बताता, तो ये भी एक बड़ा जुर्म है। अब तो हमारी जो बनी हुई है क्या कमेटियाँ बनी हुई हैं, इंग्लैंड में जो लोग बैठे हुए हैं वो इस तरह की बात है। ये बात जो है बहुत लंबा मौजू है, इस पे बात एक प्रोग्राम करेंगे खुसूसन एयरपोर्ट पे। एक बात जो मुझे मेरे क्लिक करती है वो है बैरिया टाउन जी जी और मलिक रियाज, और उसके बाद जो हमारी वहाँ पर बेशुमार सोसाइटी है जिनकी वजह से लोगों का अरबों खरबों रुपये हमारे कश्मीरियों के डूबेंगे। उसके बारे में आप ज़रा थोड़ी सी वजाहत करें ताकि हम लोगों को ये बताएं कि इस वक्त क्या करंट पोजीशन क्या और ये कब तक कोई इसमें वापियारी हो रही है या इसकी जड़ें भी काट दी गई हैं। लेकिन पस मंज़र में माजी की बात करो सर जी, आप कहते हैं एयरपोर्ट मीरपुर में हो, लेकिन हमारा इन्वेस्टर सारा भाग के कहाँ चला गया? बैरिया और DHA में। एमडीए की करप्शन की वजह से और हमारे यहाँ पर गैर जिम्मेदाराना रवैयों की वजह से हमारे जो ब्रिटिश इन्वेस्टर थे वो भी कहाँ चले गए? वो चले गए बैरिया में और DHA में चले गए। और बैरिया और DHA कहाँ तक पहुँच गया? ये रवा तक, मंदरा तक आ गया, बिल्कुल मीरपुर के करीब हो रहा है, तो डडियाल के तो मजीद करीब हो गया है। अब वो हमारा इन्वेस्टर उधर चला गया, वहाँ से जो आते हैं वो कहते हैं छोड़ें यार, इधर तो प्लाट ही 2 नंबर है सारा कुछ, यहाँ पे बिजनेस क्या करना, यहाँ पे तो आई फ्रॉड है, यहाँ पे कभी क्लिक एंड क्लिक आ जाते हैं, मीरपुर का कोई पुराने हाल नहीं है, इसका कोई वाली वारस नहीं है, यहाँ आके मैं पैसे लगा के, बल्कि जिनके घर हैं उन पर कब्जे हो रहे हैं, कभी क्या ड्रामा निकलता है, कभी क्या इशू होता है। ये लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं वहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी है। तो जब हमने अपने इन्वेस्टर भगा दिए, पैसा सारा ऊपर भेज दिया, तो यहाँ एयरपोर्ट बना के क्या करेंगे? और मैं ये कहता हूँ कि हम ये तहरीक कराएं कि मीरपुर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी जुड़वा शहर हम आपस में मिलकर, जैसे पूरा यूरोप एक हो गया है, सारे मुल्कों की बाउंड्रीज खत्म हो गई हैं, हम जनाब एक ईंट की मस्जिद अलहदा बना के बैठे हुए हैं। और इंशाल्लाह मुझे तो लगता है कि हम हमारी ज़िंदगियों में हम अगले 5-10 सालों में देखेंगे कि आप पिंडी, इस्लामाबाद और मीरपुर के दरमियान का डिस्टेंस 1 घंटे का होगा। हम शायद कभी दीना और ये स्वावा और गुजरखान वाली साइड पर जाएँ ना, अगर वो बन जाती है कारिया रावलपिंडी मोटरवे, तो हम सीधे इधर से और फिर पिंडी इस्लामाबाद को बाईपास करते हुए हम एयरपोर्ट, तो इसी साल के अंत तक हम रावलपिंडी रिंग रोड से जो है ना वो एयरपोर्ट हो जाएगी, उसकी इब्तिदा तकरीबन हो जाएगी। तकरीबन 50% काम मुकम्मल है। तो ये खुशखबरियाँ भी हैं हमारे यहाँ सर, जहाँ बहुत सारी आपने कहा वो दुख की बातें हैं, तो काफ़ी सारी खुशखबरियाँ भी हैं। मलिक शहजाद साहब की आपने बड़ी खूबसूरत बातें सुनी और जिस तरह इन्होंने मौजूदा जो हमारा सूरत हाल है उसके बारे में आपको आगाही दी। और हमेशा ये इनका जायज़ा जो होता है वो तनकीदी होता है, कुछ बातें हमें कड़वी लगती हैं जो हमारे लिए इस्लाह अहवाल का अभ्यास बनती हैं। और इस तरह के दानिशवार, इस तरह के अच्छी सोच वाले लोग जो हैं वो जब भी बात करते हैं तो दिल से जो निकली हुई बात होती है जिससे अवामी मफाद जो है वो सामने हो, उसके करते हैं। ये थी हमारी हकीकत और ये है मेरा प्रोग्राम हकीकत है क्या। और आइंदा फिर किसी प्रोग्राम में मलिक साहब को बुलाएंगे और बाकी बातें फिर होंगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।